विकास क्या है, आय और उनके लक्ष्य क्या क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास कैसे होता है, और लास्ट में जानेंगे मानव विकास रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकॉन टॉकीज पे। आज हम फिर से जुड़ गए हैं एक नए सीरीज के साथ। इस सीरीज में हम अर्थशास्त्र कक्षा 10 NCERT का सभी अध्याय बारी बारी से पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 विकास। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जानेंगे विकास क्या है, आय और उनके लक्ष्य क्या क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास कैसे होता है, और लास्ट में जानेंगे मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है और हम सभी की इच्छाएं होती है कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, और हमारी ये भी इच्छा होती है कि देश कैसा होना चाहिए जहाँ हम रहते हैं, हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, क्या लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास अलग अलग हो सकता है। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, उनका आकांक्षा क्या हो सकती है? काम करने के दिन अधिक हो, यानी उनको काम करने का अधिक दिन मिले और उनको अच्छी मजदूरी मिले, साथ ही स्थानीय स्कूल में उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा मिल सके जिसमें वो सक्षम हो, कोई भी सामाजिक भेदभाव उनके साथ नहीं हो, और गांव में वह छोटे मोटे नेता बन सके। यानी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का इससे ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं हो सकती है। दूसरा बात करते हैं पंजाब के एक समृद्ध किसान के बारे में। उनका क्या लक्ष्य हो सकता है? किसान को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर मिलना चाहिए। उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित होना चाहिए ताकि वह अपने बच्चे को विदेश में बसा सके। यानी पंजाब के एक समृद्ध किसान का लक्ष्य होता है कि उनके लिए समर्थन मूल्य अच्छी तरीके से मिल सके और उनको सस्ते दर पर मेहनती मजदूर मिले और उनकी पारिवारिक आय जो होती है वो बढ़ सके और वो अपने बच्चे को विदेश में बसा सके। उसी तरह शहर के एक अमीर परिवार की लड़की, उसका क्या लक्ष्य हो सकता है विकास के लिए? उस लड़की को अपने भाई जैसी आज़ादी मिलनी चाहिए और वो अपने फैसले खुद कर सकती है और वो अपना पढ़ाई भी विदेश में कर सकती है। यह शहर की लड़की का एक विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा ये कि एक के लिए जो विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होगा, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। जैसे नीचे के चित्र में देख सकते हैं कि एक कार है, एक व्यक्ति कार से जा रहा है, कार से जहरीली धुआं निकल रही है। यहाँ एक टेंट में एक महिला है जो अपने बच्चे के साथ है। ये कार से चलना इन कार वाले व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो कार से निकलने वाले धुएं, इससे इनको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। जैसे अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि आदिवासी, और वे लोग इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों के लिए छोटे चैक या तालाब या बांध पसंद करें। यह तस्वीर जो आपको दिख रही है, इसमें सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, उसका तस्वीर है। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, बल्कि कुछ मामलों में ये तो आय से अधिक और उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रुपए या उससे खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर होता है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन कुछ अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लेते हैं कि अपने जीवन में मित्रों की भूमिका, यानी आपका कोई दोस्त है, उसकी भूमिका आपके जीवन में क्या है, इसके बारे में सोचिए। आपको उनसे मित्रता की इच्छा होती है,
इसी तरह और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हमेशा इन चीज़ों को गिना नहीं जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह विकास में महत्व नहीं रखता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास की तुलना करने के लिए देश की आय को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ होता है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अर्थात जिस देश के पास अधिक आय है, अधिक पैसे हैं, उसमें अधिक उपभोग की वस्तुएं होंगी, और जो लोग भी पसंद करते हैं और उनके पास होते भी हैं, उन वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं वो लोग। इसीलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। राष्ट्रीय विकास को मापने के लिए अधिक आय एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। लेकिन देशों की तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। किसी देश के आय से यह नहीं पता चल पाता है कि उस देश की औसत व्यक्ति क्या कमाता है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर है कि नहीं है, इसीलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। यानी अलग अलग देश की बीच तुलना करने के लिए हम औसत आय का प्रयोग करते हैं, जो कि किसी देश के कुल आय को उनकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अब बात करते हैं विश्व बैंक के अनुसार विकसित देश के लिए क्या क्या मापदंड है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग करती है। वे जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय का देश कहते हैं। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2,500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत एक मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2019 के अनुसार $6700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में जिनके मध्य पूर्व में देश है और कुछ अन्य छोटे देश जिनको शामिल नहीं किया गया है, उनको आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है, जिनका प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष $49,300 होता है। अब बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। आय का स्तर महत्वपूर्ण मापदंड है, पर यह विकास के स्तर को मापने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे मापदंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की संख्या में आवश्यकता पड़ती है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर और उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। भारत में भूमिगत जल। हाल ही के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने से, यानी भूमिगत जल के जो स्तर होते थे वो 4 मीटर नीचे चली गई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल खंडों का अति उपयोग कर रहा है, यानी भूमिगत जल होता है उसका दुरुपयोग कर रहा है। पानी का जो बर्बाद करने का तरीका है, ऐसा ही चलता रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस संसाधन यानी जल का दुरुपयोग करता रहेगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारों एवं कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरों और बस्तियों में पाया जाता है।
एक दूसरा एग्जाम्पल है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार क्षेत्र, भंडार 1000 मिलियन बैरल में, और भंडार के चलने की अवधि इसमें दिया गया है। मध्य पूर्व में 807.7 हजार मिलियन बैरल कच्चे तेल उपलब्ध है, जो कि 70 वर्षों तक चल सकते हैं। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 50,000 मिलियन बैरल उपलब्ध है, जो 10.5 वर्ष चल सकते हैं। तीसरा है पूरे वर्ल्ड में 1696.6, जो कि लगभग 50 वर्ष तक चल सकते हैं। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो यह भंडार कितने वर्ष तक चलेंगे, और यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देश की अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक पर भार बढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वो इसके सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है।